Friends, nobody can say that I am perfect. Perfect is one who is God. Now, why we are hidden from whom? Because who knows everything about us, our job, our karmas, etc. From born यानी birth to die. थैंक्स। साथियों, जय हिंद, जय भारत। धनतेरस की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि धनतेरस नहीं है, ये धन्वंतरी दिवस है। धन्वंतरी भगवान जो हमारे औषध के बहुत बड़े भगवान हुए हैं उस युग में, और उनको हमारे चारों युगों में पूजते आए हैं। और भगवान धन्वंतरी हमारे स्वास्थ्य के मतलब पोषक है। दूसरे जो इस सृष्टि का जितना भी भंडार है, संपत्ति है, धन है, उसके जो मालिक है भगवान कुबेर, इन दोनों की पूजा आज के दिन होती है। लेकिन कलयुग है, तथाकथित इस समाज ने अपनी रोजी रोटी के लिए इसको धनतेरस का रूप देके, जिसमें मैं अपने सबसे बड़े ब्राह्मण समुदाय को कि आज भी अगर वो सही इसका मतलब वो करे तो शायद लोगों को सही पता चले कि ये चीज़ क्या है। लेकिन वो सबको यही बोलते हैं, जाओ बाज़ार से सोना खरीदो, चांदी खरीदो। लेकिन सोना खरीदो तो सोना खरीदोगे तो आप कुछ आदमी सोना खरीदे, लेकिन इसी देश के अंदर कुछ आदमी शाम को सोना कहाँ है, रात में कहाँ सोना है, वो ढूंढेंगे। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटर ओम प्रकाश। तो ऐसी बात है कि आज का जो मंथन है हमारा, इसके अंदर हम FEA साहब का धरना, ECH HS केंद्र का बड़बोलापन और कुछ केंद्र का और जो अभी सरकारी नौकरियों पे है केंद्र के, उनके साथ आने वाला धोखा जो अभी उनको मिलने वाला है, और संगठनों की जो हमारे सिविल संगठन है उनकी भी केंद्र को चेतावनी। तो इस पे हम मंथन करेंगे। सबसे पहले हम FEA पे आते हैं। 4-5 दिन से दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि एक फौजी न्यूज़ यूट्यूब जो चला रहा है, एक अपना वहाँ पे एक मोहन रंजन चला रहा है, एक हमारे 1008 कपिल देव जी चला रहे हैं। ये 4-5 है आदमी, मतलब 4 या 5 ही, ज़्यादा नहीं है। जब से FE रजिस्टर्ड हुआ है उससे पहले ये कहाँ थे ये तो मुझे भी नहीं पता है। और न कभी इन्होंने FEA की कभी बात की, न ORP 3 आने के बाद ORP 3 की बात की, न कुछ और किया। और पिछले जितने सालों से ये जो करते आ रहे हैं ये 4-5 आदमी, सिवाय यानी कि एक ही मोटम है कि रसीद काटो, रसीद काटो, रसीद काटो। बोलूँगा क्यों कि रसीद कटी, FEA की भी कटी, और जहाँ ये जिनको बेवकूफ़ बना रहे थे उनकी भी कटी। अब FEA तो समय से समझ गया। जब समझ गया FEA, तो FEA ने अपने रास्ता किनारा कर लिया। तो इन्होंने बोला कि चलो FEA को डिस्ट्रॉय करो। इन्होंने FEA पे कब्जा कर लिया। इनके पास में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, ओरिजिनल सील थी, ओरिजिनल वेबसाइट थी, ओरिजिनल कोड था, ओरिजिनल सब कुछ था। और सब कुछ होते हुए इन्होंने अपना देख के और अर्जुन सिंह को उससे बेदखल कर दिया। अर्जुन सिंह ने कुछ नहीं किया। अर्जुन सिंह ने बात वापी FEA के जो संगठन थे उनके बीच में रखी। संगठन ने बोला कोई बात नहीं, आप दोबारा FEA बनाओ, दोबारा FEA बनाओ। तो जो ये दोबारा FEA बना, तो उससे पहले जो 25 मेंबर थे, 5,000 रुपये जो उनका संस्थापक सदस्य का पैसा था, वो 1,25,000 वापस रिटर्न करके और फिर दोबारा FEA का गठन किया गया। गठन करने के बाद पूरा साल इसका बाईलॉज के साथ में सारा सब कुछ दोबारा प्रोसेस करके कंज्यूमर अफेयर्स में गई है, वहाँ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गई है,
यानी कि उसके बाद में वेरिफिकेशन में हर स्टेट के अंदर घूम के आई है, और वो फाइल पूरा 1 साल में जाके पूरे हिंदुस्तान से ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये पूरे नेशनल लेवल का फेडरेशन है। इसके अंदर जो सदस्य है वो सिंगल नहीं है, जो संगठन है वो सदस्य है, ये संगठनों का फेडरेशन है। तो जो इसके डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है और इसके बायलॉज में भी लिखा हुआ है, इसीलिए वो बार बार प्रश्न ये उठता है कि इंडिविजुअल मेंबरशिप के लिए बायलॉज को हम और रूल नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए किसी भी संगठन के साथ जुड़ के आप उस संगठन के साथ में आ जाओ, या नया संगठन बना के आ जाओ और आप एफपीओ के साथ में एफिलेटेड हो जाओ। तो ये तो थी ये बात। लेकिन अभी ये 3-4 आदमियों को पता नहीं क्या दर्द हुआ, ठीक है ना। जब तक मैंने अपना खोजबीन किया तो न्यूज़ जो 24 का तो आ गया कि इन्होंने ऑफ़र दिया था कि भाई मैं जो एफईए को अपना चैनल देना चाहता हूं, और एफईए जो कोई भी चीज़ है तो मेरे चैनल के थ्रू हो, और इसका जो रेवेन्यू आएगा वो मैं एफईए को दूंगा, जिससे एफईए का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अध्यक्ष ने बोला कि जब हमारा सारा सब कुछ शुरू हो जाएगा तो हम आपके बारे में सोचेंगे। ना नहीं किया उन्होंने, सोचेंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत ही उसको नेगेटिव में लिया। और उस टाइम में 2-3 वीडियो कपिल भी बना चुका था, उसने उनके जो थंबनेल थे वो भी असली नकली ये वो, मतलब कि वो आगे बढ़ने की कोई नहीं सोच रहा है, कोई इतिहास की गलती से सीख लेके भविष्य को सुधारने के लिए कोई आगे की बात नहीं कर रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ 2 महीने से, मैंने कोई चीज़ नहीं बोली कि आपको ये मिलने वाला है। जिनको नहीं मिलने वाला है मैंने सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक बात की, पूरे मतलब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक अधिकारियों की भी बात की, भाई आप लोगों को ये मिलने वाला है। सब की मैंने स्लाइडें डाली, यानी कि मैंने जो मिलने वाला था वो बताया, और जो नहीं मिलने वाला था तो मैं तो दे नहीं सकता, सरकार देगी। अब कोई बोलता मैंने बात कैसे बात नहीं की भाई साहब, मैंने नायब सूबेदार का यहाँ तक बताया कि भाई 159 से लेके 435 तक उनको फ़ायदा हुआ है। और उससे पहले मैंने यहाँ तक अपने हर वीडियो में एक बात बताई है कि आपके साथ में बड़ा धोखा यह हुआ कि उनकी तो 7 रैंक की 1 पेंशन हो गई और तुम्हारा 1 रैंक का 5 पेंशन हो गया, जो हमारे जेसीयू जोहार का। तो जिसमें जेसीयू का फिर भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे ओआर भाई 1 रैंक में 5-5 पेंशनें मतलब बना दी गई आपस में लड़ने के लिए। तो मैंने कब नहीं बताया, लेकिन पता नहीं वो अंधा है, बहरा है, क्या नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वो दक्षिणपंथी एक काल नेमी है, तो वो मेरे पीछे पड़ा है, उसको और कुछ पता नहीं। अब अरे यार मेरा कौन सुनने वाला है भाई, 1000 तो मेरे फॉलोवर नहीं है, ठीक है ना। मेरे को लाइक करने वाले भी 1000 नहीं अभी तक, तो कौन सुन रहा है मेरे को, जो तुम मतलब ये पूरे हिंदुस्तान में ये घुमा रहा। कहीं ना कहीं डर, वो डर। कपिल जैसे आदमी के मतलब 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, तो क्या मेरे से वो करना चाहता है। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो सिर्फ हाँ डालता हूँ कि जितना पहुँचेगा उतना ही ठीक। 1 सुने, 2 सुने, 4 सुने, वो आगे बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा पवित्र उद्देश्य और कुछ नहीं है। तो ये एफईए है जो अभी अपना काउंसलिंग मीटिंग हो चुकी है। सेकंड उनके अभी एसोसिएटेड की उनकी बहुत जल्द उनकी मीटिंग होने वाली है, तब ये भी कंफर्म हो जाएगा कि 157 में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और अभी हमारे साथ में कितने बढ़ते हैं या कितने घटते हैं वो भी सामने आ जाएगा। वहीं पे हमारा एजेंडा तय हो जाएगा। इसके साथ में जो हमारा साबका है, जिन्होंने ये 2-4 जो मतलब बोलते हैं ना कि जिन्होंने इसको हैक करके और प्रगट सिंह के नाम को बदनाम करके, और प्रगट सिंह साहब के साथ में वो चीज़ करना कि मैं अगर वो वर्ड या वो ऑडियो वीडियो जो उन्होंने मेरे को उपलब्ध करवाए अगर मैं डालूं, तो साहब मेरे जैसा गद्दार भी कोई नहीं होगा और मूर्ख भी कोई नहीं होगा। मेरा काम नफरत नहीं फैलाना। मैं ये बोलता हूँ कि जो चीज़ होगी उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, मिलो, हमें मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो आज साबका से प्रगट सिंह साहब ने अपना पूरा डाल दिया कि भाई हम तो अपना बिल्कुल ही मतलब एफिडेविट पे लिख के जो आगे चलेगा उसके साथ में चलेंगे और चू नहीं करेंगे, और साथ में चलेंगे, अपना तन मन धन जो भी होगा सब देंगे। और प्रगट सिंह की बात साथ के साथ क्यों, हमारे ऑलरेडी
जो हमारा जो सर्व साझा कमेटी है वो भी हमारे साथ में है। तो अगर सर्व साझा कमेटी, क्योंकि हमारे साथ में पहले जुड़ चुकी थी, और जब दोबारा हमने एफई बनाया तो पहले वाले में हमारे साथ में साबका नहीं थी, और अब अगर साबका आएगी तो साबका का स्वागत है, साबका को कोई वापस नहीं करने वाला। पंजाब की कोई भी साबका, पंजाब की कितनी भी साबका जो भी एफईए में आती है उसका मोस्ट वेलकम है। बस बाईलॉज इतना ही है कि भाई हमने जो काम करना है वो इस तरह से करना है। आपको, आप साथ में आने से पहले बाईलॉज लीजिए, पढ़िए, आपको अच्छा लगे तो साथ में हो जाइए, ना लगे तो। अब जिसका कुछ किसने किए ही नहीं है उसको पूरे साल से वो कहते भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा। जब भेड़िया आया तो कोई बचाने नहीं आया और भेड़े खा गया। ये हुआ हमारे साथ में, क्योंकि पूरे साल वो ढोल की बजाता रहा, पूरे साल ढोल की बजाता रहा। लेकिन वो आरोपी 1 भी वैसे गई, 2 भी ऐसे भी गई, तीसरी भी ऐसे भी गई, और चौथी भी ऐसे जाएगी। क्योंकि वो तो वो भेड़ियों का चरवाहा है चंगेज खान, जो मतलब असली काम नहीं करना है, ठीक है ना। उसको तो बस वो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया, वो करना है। लेकिन जब भेड़िया आता है ना और खाता है तो उसने भाग जाना वहाँ से। ऐसा उसने पहले एफई को तोड़ा, फिर उसने साबका को तोड़ा, फिर साबका के ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। साबका ने सारा का सारा हिसाब किताब अपना पटल पे रखा। अब उनसे मांगा कि अब तो एफईए का भी हिसाब दे और वो भी दे। क्यों कि सितंबर 14 तक एफईए का भी जितना भी पास पैसा था, जो दिल्ली का खर्चा था, वो भी दिल्ली शाम को गोरेलाल बिल दे के अपना लेके जाता था। तो हिसाब तो वो भी बनता ना। यानी कि फरवरी के बाद से साबका बैठी, साबका ने एफईए बनाया, तो एफईए साबका एक ही, कोई दूसरे नहीं है। कब तक? 14 फरवरी तक। 14 फरवरी के बाद में 14 अपना सितंबर तक 2023, और 14 के बाद में एफई ने अपना जो था वो पैसा निकाल के बैंक में डाल दिया, और उसके बाद में जो भी चलना वो चलता गया। उसके पास में अपना एक एक पाई पाई का हिसाब किताब है। जब कभी इसका मीटिंग होगा, जब लोग आएंगे तो उनके सामने होगा। लेकिन जो ये अफवाहें फैला के लोगों को दूर करना चाहते हैं, तो वैसे ही तो दूर है ना, हम लोग कहाँ इकट्ठे हैं यार। हम लोग वैसे मतलब एक वो तो मतलब बोलते हैं ना कि हर चीज़ की महंगाई बढ़ी, लेकिन साड़ी इस माचिस की नहीं बढ़ी, क्योंकि ये आग लगाती है, ये आग लगाती है। तो आग लगे बनने वालों की कीमत वैसे भी नहीं बढ़नी इस हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ी बात बुजुर्ग कह के गए हैं कि अपने पाँव जल रहे हैं वो इंसान को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दूर रेगिस्तान में कहीं टीले पे आग लगी हुई है, अपने पाँव की तरफ ध्यान नहीं देगा, भाई मैं अपने पाँव को बचा लूँ, उसको तो वो आग दिखाई दे रही दूसरी वाले। अपने मतलब दुख से दुखी नहीं है वो मेरे सुख से दुखी है, यानी कि आपके सुख से दुखी है। तो ये मतलब जिसकी कहते जाको पड़ी हो स्वभाव जैसी जीव सु, जिसका जो स्वभाव पड़ गया है वो जीव जिंदगी से जाएगा तभी छूटेगा भाई। हम सोचे कि हमारे कहने से छोड़ देगा, कोई नहीं छोड़ेगा। फिर भी हम यही अपील करेंगे कि साहब का भी आ रही है, एफए भी अपना तैयारी कर रहा है, बाकी संगठन हिंदुस्तान के एफए के साथ में है, और बहुत जल्द किसी अच्छे निर्णय पे एफए भी पहुंचेगा। और साबवे का जो भी अपना घोषणा की है वो पीछे दिया है, और उन्होंने भी यही बोला कि जब होगा तो हम साथ में वो भी एफिडेविट देंगे। अब इसी का कुछ चीज़ें चेंज हुई है। जो पहले हमारे को 1 महीने का मिलता था, तो अभी 6-6 महीने का क्या है क्या नहीं। जो पीछे मैंने क्लिप लगाई है पूरी, उसको अच्छी तरह से समझाइए, वो आप लोग उस क्लिप को देख सकते हैं। अब केंद्र ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला अभी पिछले हफ्ते। अब जब वो ऑलरेडी कई सालों से इम्प्लीमेंट में है कि 80 साल के बाद में 20%, 90 के बाद में 30, 95 के बाद में 40, और 100 के पास में 100, ये चल रही है। लेकिन फिर दोबारा, क्योंकि आगे चुनाव, फिर मतलब लोगों को मतलब बताना कि नहीं हम ये कर रहे हैं। अरे ये तो कई सालों से चलती आ रही, फिर भी नोटिफिकेशन निकाला 80 साल के बाद में हम ये अनुग्रह राशि या जो भी राशि जो भी शायद ये हम देंगे 80 साल के ऊपर वालों। यहाँ तो वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ संगठन बोल रहे हैं कि भाई 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि 50% आप है जो मतलब मर्ज करो। पे कमीशन की रिकमेंडेशन आपने मानी है, सरकार ने ओके किया है, एक्सेप्टेड किया। पे कमीशन का आगे रिमार्क दिया हुआ सरकार का, तो अब जब 53% हो गया तो वो करो। साथ में जैसे ही 50% के ऊपर होते ही जितने भी हमारे अलाउंसेंस पे कमीशन में रिकमेंडेड के भी 50 होते ही ये 25% बढ़ जाएंगे। जैसे हमारा हाउस रेंट अलाउंस हो गया,
अपना टीडी का हो गया, रहने का हो गया, बहुत ऐसे अलाउंस है, एजुकेशन का हो गया, बच्चों के एजुकेशन का हो गया। तो ऐसे बहुत कुछ है जो मतलब वो 25% बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है एक पैसे के भी देना। श्री गोपाल जी तक ये बात मतलब पहुंचाने वाले बंदे के मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं कोई छोटा सूत्र नहीं बता रहा हूँ। जैसा भी मैं इंसान हूँ, मैं मतलब बहुत ही पुख्ता सूत्र से बता रहा हूँ कि सरकार ने अभी एक बार बिल्कुल मना कर दिया कि हम न तो 50% मर्ज करेंगे, न 50% के ऊपर अलग से कुछ भी बढ़ने वाला है उसको भी नहीं बढ़ाएंगे। तो जितने भी हमारे केंद्रीय सरकार के, चाहे वो सिविलियन है, चाहे सैनिक है, चाहे अर्धबल सैनिक बल है, सब के ऊपर ये तलवार लटक गई है कि जो 25% जो भी चीज़ें हाउस रेंट अलाउंस वगैरह जो बढ़ता है, बढ़ा हुआ महंगाई कितनी है। इस सरकार के लिए कोई महंगाई नहीं है। इस सरकार के लिए महंगी एक कुर्सी है, उसके ऊपर कितना खर्च करना उतनी दौलत इनके पास में है। बाकी सरकार के पास में, भारत के देश के किसी भी एक गरीब के, एक आम आदमी के पास में कोई पैसा नहीं है। और विशेष तौर से सरकार को एक बात पता है, इस सरकार को, बाकी को तो डर लगता था क्योंकि वो सेना के साथ में जिस तरह से सेना का उनका टाइप चलता रहा है। जब प्रधानमंत्री को एक हमारा चीफ बोलता था कि नो आई विल डिक्लेयर, यानी कि प्रधानमंत्री को बोल रहा है आई विल डिक्लेयर, तो वो चीफ हुआ करते थे, तो वो पार्टी दबी हुई थी उस टाइम में। लेकिन इनको अभी तक ऐसा कोई झटका लगा नहीं लगा, क्योंकि अब चमचम क्योंकि हो गया ना उसके ऊपर, तो अब इनको लगा नहीं। तो अब इनको पता है कि सेना एक ऐसा मतलब विभाग है हिंदुस्तान के अंदर जो मुंह नहीं खोल सकती, ना ये एक हो सकती। जो सेना के अधिकारियों को छोड़ दे तो बाकी जितने भी सेना के नीचे दूसरे दर्जे के रैंक है, जेसीओ जुआर, इनको वैसे भी तो उन्होंने अपने पक्ष में कर ही रखा है। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, कृष्ण मंदिर, ये वो सब कुछ ही, या 1000 रुपये बढ़ गया तो हमारे जो जिसका दिमाग छोटा है तो उसके लिए 1000 रुपये बहुत है, ठीक है ना। तो ऐसे भी बहुत है। फिर देशभक्त इतने हैं कि भी अगर ये सरकार चली गई तो वापस हम अंग्रेज या कोई आके हमें गुलाम कर लेगा। तो इस तरह से जो जिसकी सोच है, तो वो उस सोच से वैसे भी इनके साथ में ही है, अलग तो है नहीं। मैंने अभी पिछले वीडियो में 2 आदमियों को बताया ना कि उन्होंने सरकार के विज्ञापन के तौर पर 2 काम किए, तो उनको 2 पैसे मिले होंगे ना, उन्होंने विज्ञापन दिया है। अब ये भी सामने आई कि उनको कैसे ले जाया गया, कैसे दिलाया गया, और उन्होंने मतलब MOD के लिए विज्ञापन किया। वो अच्छी बात है, और भी कीजिए, सब लोग कीजिए। लेकिन सरकार फिर ये धोखा कर रही है। तो पूर्व संगठन जो सिविलियंस है, उन्होंने बोल दिया कि अगर हमें मजबूर करोगे तो हम अभी वापस अपनी स्ट्राइक पे आएंगे, और अब जो 7 पे कमीशन की रिकमेंडेशंस है उनको आप लागू करना शुरू कर दो। ये अभी सरकार के पास भी अल्टीमेटम जा चुका है, सरकार भी जिद पे अड़ी कि हम नहीं करेंगे, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आगे क्लिपें लगी हुई है, उन क्लिपों को आप ये भी देखेंगे कि ये जो देश है 2014 के बाद में कि मतलब किस तरह से, कौन सी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, जिससे हमें अनजान बनाया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट का आधार का कोई ऑर्डर निकला है, उसको हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें जो ऑर्डर पास हुआ वो हमारी ज़िंदगी का डेली का हिस्सा है। तो इस तरह के जो क्लिपें लगाई गई है वो भी आप ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो लंबा हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और साथ में विश्वास दिलाता हूँ कि जो सच होगा वो आप तक पहुँचाऊँगा, झूठ का न कभी सहारा लूँगा। और जो भाई मेरे से गुस्सा भी होते हैं तो आप प्लीज़ जो मन में आए बोलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे न कुछ आपसे लेना है न मुझे कुछ देना है। जो सच है वो परोसना है आपके आगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं है तो मेरे में तो कोई ऐड भी नहीं आएगी। और भाई जब आगे जाएगा, मतलब बगैर बोले अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे और बोलोगे नहीं इस बंदे को भी कुछ मिलना चाहिए, तो मैं भी कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि जब तक मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और अगर मेरे संगठन के लिए, किसी के लिए अगर मेरा चैनल काम आता है तो मैं मोनेटाइज भी कराऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई मेरे ऊपर सब बंदिशें हैं। मैं इतना चाहता हूँ कि हम संगठनों में एकता आनी चाहिए। लोग नहीं आने देंगे, उन लोगों को किनारे करो, नेगेटिविटी को किनारे करो, आप लोग साथ में आओ, अपने हक के लिए साथ में आओ। ये सिर्फ माँ बहन बोल देने से उनका हक नहीं मिल गया है।
अब मुझे बताओ ना कि वो जो फौज से निष्कासित आदमी, उसकी टोटल नौकरी कितनी थी, नौकरी के बाद के अंदर उसको मिल क्या रहा है, और साथ में उसने अभी तक उसने बोलता है मैंने साथ अपने ये मुलाकातें कर दी, तो भाई अभी तक कौन सा ऐसा फैसला है जिसका लगाने से जेएसयू जोहार का इतना % तनख्वाह बढ़ गई। तो सब कुछ तो ही कर रहा है ना भाई, बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए साथियों, किसी के बहकावे में मत आओ यार, आपसे जो होता है तो करो, और नहीं होता है तो कम से कम खामोशी से देखते जाओ, अप्रिशिएट करो, थैंक यू बोलो, आगे बढ़ो। ये वर्ड तो कह सकते हो ना, जय हिंद बोलो। तो इतना करने से भी जो जिसको करना है वो तो करेगा, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप सारे साथ में आओगे तभी वो उठेगा, जिसको उठना है वो उठ जाएगा। वो आपको अभी आने वाले निकट भविष्य में दिखाई दीजिएगा, ये मेरा वादा आपसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अब आप देखिए कि ये वीडियो कब का है। महाओंकार रैली, क्रांति धाम मेरठ, और आप पे विसंगतियों के विरोध में क्रांति धाम मेरठ महाओंकार रैली दिनांक 19 नवंबर 2023, ठीक है ना। और 11 मंथ एगो सैनिक वेलफेयर न्यूज़, और उस टाइम 13 KN का व्यू हुआ था। तो अब आप सोच लीजिए कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा। गूगल सर्च सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाती है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की। और ये देखिए, जैसे ही वाच नाव पे जा रहे हैं हम, तो वाच नाव पे आप देखना अभी हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं। ये लो, जय हिंद दोस्तों। हाँ, ये देखो अभी कौन सा, इसको बैक करते हैं, ये लो फेडरेशन पे आगे वापस। ये कौन सा खेल है भाई? इसका जवाब है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। गूगल सर्च सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाती है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की। और ये देखिए, जैसे ही वाच नाव पे जा रहे हैं हम, तो वाच नाव पे आप देखना अभी हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं। ये लो, जय हिंद दोस्तों। हाँ, ये देखो अभी कौन सा, इसको बैक करते हैं, ये लो फेडरेशन पे आगे वापस। ये कौन सा खेल है भाई? इसका जवाब है फेडरेशन। साथियों, अब आप देखिए कि ये वीडियो कब का है। महाओंकार रैली, क्रांति धाम मेरठ, और आप पे विसंगतियों के विरोध में क्रांति धाम मेरठ महाओंकार रैली दिनांक 19 नवंबर 2023, ठीक है ना। और 11 मंथ एगो सैनिक वेलफेयर न्यूज़, और उस टाइम 13 KN का व्यू हुआ था। तो अब आप सोच लीजिए कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा। अब दोस्तों, जब आप YouTube के ऊपर सर्च में जाओगे और आप बोलोगे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, 2 चैनल आएंगे। एक आएगा एट फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जिनके 32 सब्सक्राइबर है। दूसरा आएगा फेडरेशन FEA, मतलब FEA आएगा पहले, फिर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन एट FEA ऑफिशियल, FEA ऑफिशियल, ठीक है ना। अब इसका भी मैं बाद में बताऊँगा। अब ये देखिए, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन इंडिया, जहाँ 32 सब्सक्राइबर थे, वहाँ एक 1 वीडियो बता रहा है, और वो वीडियो है अर्जुन सिंह साहब का, और कुछ भी नहीं उसके ऊपर, ठीक है। और ये भी आप अगर देखेंगे, चला के देखेंगे, तो ये भी 10 महीने पुराना, यानी 1 ईयर एगो 1.2 के व्यू, ये आप देख रहे हैं, 1 ईयर एगो, ठीक है ना, 1.2 के पी। अब आप इसका भी आपने देख लिया कि ये तो था वो। अब मैं दोबारा आपको यहाँ बता रहा हूँ कि दूसरा चैनल जो FVA, बड़े अक्षरों में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जिनके 24 सब्सक्राइबर है। और देखो यहाँ पर मैं दोबारा क्या बता रहा हूँ, वहाँ कितना था, 13K, वीडियो सेम ही है, 11 मंथ एगो, और यहाँ पर है 111 व्यू, यानी कि ये स्टार्टिंग का सीन है, और वो हो सकता है 1-2 घंटे का बाद का सीन हो। लेकिन ये भी कब का है, 11 महीने पहले का ही है, वो भी क्या, क्योंकि वीडियो तो वो सेम ही है ना, दूसरा नहीं है। तो ये 2 चैनल चलते थे FVA के, 2 चैनल। आप समझ लो 11 महीने पहले ये वीडियो चढ़ाया है, अगर FVA के
चैनल के ऊपर, और आपको फेडरेशन ये लोगो दिख रहा है, उसका नाम दिख रहा है, सब्सक्राइबर दिख रहा है, सब कुछ एक चैनल का पूरा सब कुछ सेटअप दिख रहा है। और इसको ध्वस्त किया था हमारे दोस्तों ने, जिनको हम बोलेंगे चंगेज खान और गोरेलाल, अपना वो दक्षिणी वामपंथी, अपना क्या नाम है, अपना वो कालनेमी। तो इन सभी ने मिलके ऐसे ऐसे पोस्ट डाले इसके अंदर कि आखिर फिर यूट्यूब को इतनी रिपोर्टिंग हुई कि ये दोनों चैनल यूट्यूब को बंद करने पड़े। तब से लेके अभी 10 महीने से ये यूट्यूब हमारा जो FEA का ऑफिशियल और दूसरा जो हम 2 चैनल चलाते थे, तो ऐसे ही जैसे साबका का ऑफिशियल था, दूसरा एक साबका का पर्सनली चलाते थे, जैसे एक अर्जुन साहब को बना के दिया था। तो अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों का दोनों ही आज के दिन वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो अभी दोबारा शुरू करने पड़ेंगे। और जब अभी हमने वेबसाइट बना ली है, तो उस वेबसाइट के ऊपर भी ये वीडियो दिखाई दे रहा है, जो आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है चौहान का, वो जब खोलता है तो ये वीडियो आता है। यानी कि फेडरेशन का लास्ट वीडियो ये चढ़ा हुआ है। आप इसके अलावा वो मेरे को वहाँ 10, 15, 20 वीडियो अभी इस महीने के दिखा दे, अक्टूबर महीने के 10 पिन वीडियो के लिंक भेज दे, मैं मान जाऊँगा कि आपने बहुत महारत हासिल कर दी है। क्योंकि हमने आपके उस शो के अंदर ही देख के ही हम चौंक गए थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम तो इतने ज्ञानी नहीं है भाई, आप ज्ञानी हो, चैनल चलाते हो, आपको यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ पता है, आपको सोशल मीडिया का बहुत पता है, हमें नहीं पता है। हमें जब बाद में अध्यक्ष ने बताया कि साहब आप इसके ऊपर रिसर्च करो कि ऐसा क्यों है और कैसे है, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मुझे पता था कि अर्जुन सिंह साहब आज से तो ये काम नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ तो है। फिर उनका ही एक पोता है जो CA है, वो जब CA है तो कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरह जानता है, इनके बारे में जानता है। तो जब उनके द्वारा, और हम जो मेरे बच्चे हैं वो भी BCA कर रहे हैं, जब हमने इस बारे में बात की तो बोले कि आप वेबसाइट पे पापा जी कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन अगर आपको कोई वीडियो चढ़ाना है तो आपको चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, तब आपको FEA का चैनल बनाना पड़ेगा। FEA का चैनल ये जो एग्जिट करेगा तो उसके अंदर फिर आप उस के थ्रू जो आपके जिनके भी पास इसका कोड होगा इस वेबसाइट का, उस वेबसाइट के मार्फत वो चढ़ाते जाएंगे, जो उसको हैंडल करेगा इसको, ठीक है ना। एक नंबर नॉमिनेट होगा, उस नंबर के थ्रू ये अपना यूट्यूब चैनल चलेगा। तो अब मैं आपको पीछे नहीं जाता हूँ, मैं कहने का मतलब है कि आज कम से कम 1 सप्ताह से पूर्व सैनिकों को कितना गुमराह, भ्रमित और मतलब द्वेष की भावना से, नफरत की भावना से ये 4 या 5 आदमी लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं कि इनको नहीं चाहिए कि FEA अब रजिस्टर्ड हो गया है तो वो किसी तरह अपना सब कुछ ठीक करके मैदान में आए और पूर्व सैनिक के लिए कुछ करे। मेरा इतना ही कहना है, इन अफवाहों के ऊपर से ध्यान हटा लीजिए। हमने भी एक बार सच माना था भाई, बिल्कुल सच माना था, लेकिन जब हमने एक नहीं, मैंने तो 4-4 फ़ोन से किए, लेकिन जब पता चला कि नहीं ये सब अफवाहें हैं, और इस जगह जब वापस दोबारा जब ये हमारा चैनल एक्टिव हो जाएगा, जो FE लोगो वाला, ये वाला FE वाला और जो ऑफिशियल है, ये जब एक्टिव हो जाएगा तो आपको यही दिखाई देगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तो साहब ये भाई साहब है चंगेज खान उर्फ कपिल देव जी। ये सेना से मतलब अनुशासनहीनता की वजह से इनको बाहर कर दिया गया था, और इन्होंने जो मतलब बाहर निकलते ही, जहाँ तक मेरी उम्मीदें भी कसम खाई हुई है कि भाई मैं न तो सैनिकों को जीने दूंगा, न मरने दूंगा, और न मैं उनको चैन से बैठने दूंगा। तो इन्होंने अपना कार्य शुरू किया, और वो कार्य बखूबी, मतलब इनके सामने CDS भी कुछ नहीं है। यहाँ तक बोलते हैं कि मैं CDS बनने के काबिल हूँ और सरकार मुझे CDS तक बनाए। और अभी जो इस क्लिप में बोल रहे हैं, जिनमें ये असली और नकली FEA की बात कर रहे हैं, और मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई असली FEA आप ही के पास था, क्या था, और जब था तो आपने इतना अच्छी तरह यूज किया ना, आपने आपके पास पेड था,
आपके पास लोगो था, आपके पास सील थी, स्टैम्प थी, थी, वेबसाइट का कोड था, सब कुछ आपके पास था, आपके दोस्त गोरेलाल के पास में। लेकिन आप लोगों ने फिर सितंबर के बाद में इस असली एफए का क्या यूज किया? इस असली एफए की तरफ से कितने ज्ञापन दिए फिर आपने भारत सरकार को एनोमलीज के, और क्या क्या किया आपने? थोड़ा बताएंगे इस पब्लिक को, 30 लाख की जिसकी चिंता कर रहे हो? अरे महामूर्ख आदमी, जब एफईए को डिसॉल्व करके 1,25,000 उनके संस्थापकों को अपने पैसे वापस देके दोबारा चुनाव करा के दोबारा एफईए की सारी मतलब प्रोसेस करके और भारत सरकार के पास भेजा, कंज्यूमर अफेयर के पास भेजा, रक्षा मंत्री के पास भेजा, और पूरे 1 साल सारे स्टेटों से वेरिफिकेशन होके और फिर ये रजिस्टर्ड हुआ। अगर एक भी फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन अस्तित्व में होता तो इसके ऊपर रजिस्ट्रार भारत सरकार साइन नहीं करता। तो अब मैं तेरे को ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता है, क्यों कि जब से ये रजिस्ट्रेशन निकलने के होने के बाद में ये कुछ मतलब मौसमी, क्योंकि मौसम भी आ गया ना कि और 3 भी बरसात हो गई, तो अभी बरसाती मेढक बाहर निकलने को आतुर हो रहे हैं कि इतनी मुद्दा नहीं था। और ORP3 के लिए इनके मुंह में जुबान नहीं थी कि 3 को 2 महीने हो गए, तब तक ये पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे। तो अब ये जो अब इनको पता है कि एफईए अगर आया है तो अब एफईए भी कुछ करेगा, और एफईए और साबका जो पंजाब हो या तरन तारण हो या पंजाब की कोई भी साबका हो, एफईए ये एक दूसरे के प्राइवेसी है, और पंजाब और ये एफईए मिलके चलने वाले, टूट के नहीं वाले। लेकिन अब उस पंजाब वाली साबका से भी इनको आउट कर दिया। इन्होंने पहले एफईए को तोड़ा था, उसकी ऐसी तैसी की, उसके बाद में पंजाब की उस साहब का तरह जिन्होंने इनको छत दी, रोजी रोटी दी, मतलब सब कुछ दिया, उनकी भी ऐसी तैसी करने में कुछ नहीं छोड़ा, और सारा ही सब कुछ गबन करके और लेके घुस गए अंडरग्राउंड में। और पिछले 4 महीने से कहीं इनका नामो निशान नहीं था, कोई वीडियो नहीं था, कुछ भी नहीं। और गोरेलाल तो अभी नहीं, पता नहीं कहाँ है, मतलब किस जगह पे, कौन सी जगह भूमिगत है, उसका भी पता नहीं है। हाँ, इसी चंगेज़ खान ने बोला था कि अभी वो रजिस्ट्रार के पास में गया है, जो एफई अभी अपने रजिस्टर कराया उसको कैंसिल कराने के लिए। मुबारक हो भाई, जल्दी कैंसिलेशन लेटर हमारे को भिजवा दो, ताकि हम अपना आगे का प्लान रोक दें। अपना आगे का प्लान रोकें, ये काम जल्दी करके आप लोग हमें बस उसकी कॉपी भेज दो यार, या मतलब ग्रुपों में चढ़ा दो, फिर हम तो अपना काम रोक ही देंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। साथियों, एक बहुत बड़ी नॉलेज की बात है कि अभी हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आधार उम्र का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड उम्र निर्धारण के लिए आधिकारिक दस्तावेज नहीं माना जाएगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने गुरुवार को इस संबंध में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इसमें सड़क हादसे में पीड़ित उम्र के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज माना गया था। मृतक की उम्र किशोर न्याय पचौधरी के संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दिए गए जन्म की तारीख से निर्धारित की जानी चाहिए थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपका एजुकेशन का डॉक्यूमेंट है वो ही डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे 10th की मार्कशीट है, बोर्ड की, ये जो कुछ भी है वही हमारी जन्मतिथि मान्य है। आधार कार्ड की जन्मतिथि मान्य नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर भी कई बार लोग बहुत कुछ कर लेते हैं और ये जो भी है वो वाले करते रहते हैं। तो इसलिए ये आपके नॉलेज में कभी हमारी कुंडी फंस सकती है इसके अंदर कि हम आधार दें और अपना जन्म तिथि बताएं। कोशिश करें, आपकी एथेंटिक अथॉरिटी मार्कशीट है, चाहे जो भी मार्कशीट आपकी है, 8th की मार्कशीट आप पढ़े लिखे तो 8th की है या 5th की है, जो भी है आप उस मार्कशीट की एज दें। और बोर्ड की है तो अति अच्छी है ता ज़िंदगी के लिए। और अगर कहीं कुछ भी नहीं है, भूल गए हो, कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप प्रमाणिक है जो मतलब ये चीज़ है जो अपने भारत सरकार के पब्लिक गजट नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके और 2 अखबारों में ये अपना ऐड देके कि भी इनकी
जो भी डेट है, जन्म तिथि, और ये है और ये इनका नाम है। तो वो आप पब्लिकेशन करवा लीजिए। और ये पब्लिकेशन एक बार आपके हाथ में जब सरकार दे देती है तो भारत के पैरामीटर के अंदर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो वो प्रक्रिया हमें अपनानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ध्यान देना, मैं आप जी होना कि एक मंग रखन लग्या सरदार भोला सिंह जी, कैप्टन साहब अदर, इधर ने शूरा साहब हो रही साढ़े बड़े अजीज आए। मैं ये बेनती करता हाँ कि पंजाब के विच बहुत यूनियन बनिया हुई ने, माझा, मालवा, दुआबा। मैं मालवे वालों खास करके ये बेनती करता कि जेड़ी भी संस्था अगे लगे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, असीं तुहानूं एफिडेविट लिख के देंगे। मुख साडे जेड़े 4-5 सिंह ने वो साइन करके देंगे कि असीं तुहाडा पिछा नहीं छड्डांगे, हर टाइम पे तुहाडा हुक्म बजावांगे। तुसीं अगे जिस तरह चलोगे असीं तुहाडे नाल चलांगे, हर तरीके दे नाल असीं तुहाडी मदद करांगे। सो मेरियां इन्नियां क बेनतियां प्रवान कर लैणियां ते बाकी अगला प्रोग्राम जिहड़ा कैप्टन साहब तुहानूं दस देणगे। फतेह बुलाओ आखिरी। वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की जय। साथियों, सरकार ने 32 लाख पुरुष सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। सेहत को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया हुआ है। और ये फैसला मतलब 32 लाख पुरुष सैनिकों के और उनके आश्रितों के लिए लिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या बताई गई है कि जो पहले हर टेस्ट के लिए रेफरल के लिए जाना पड़ता था, उसके लिए अब नहीं जाना पड़ेगा और वो सारे टेस्ट वहीं पर होंगे। 18 अक्टूबर को जारी रेफरेंस संख्या ECH अतिरिक्त RCH 4076 पॉलिसी में पत्रकार सैनिक को अब बार बार टेस्ट के लिए पॉलिक्लिनिक के चक्कर नहीं काटने होंगे। नए आदेश के तहत अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन 3000 उससे ज़्यादा कास्ट की है, तो जिसमें CT स्कैन, MRI स्कैन, PET स्कैन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन शामिल है, तो उन टेस्टों को रेफरल लेने के लिए पॉलिक्लिनिक आना पड़ता था। लेकिन अब इसे इन पैनल अस्पताल में रेफर किया गया है, वहीं पर ही टेस्ट और सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे। वहीं यह रेफरल अब 3 महीने के लिए लागू होगा, यानी कि 3 महीने तक आपको दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको रेफरल हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो साथ ही पहले ये सुविधा केवल सीनियर सिटीजन तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी जिस लाभार्थियों को लागू कर दिया गया है। पत्र में कहा गया ये टेस्ट पैनल बद अस्पताल सुपर जो स्पेशलिस्ट है विशेषज्ञ के द्वारा ही तय किए जाने चाहिए। कोई भी आवश्यक टेस्ट निर्धारित या किया नहीं जाना चाहिए। इससे पहले 4 अक्टूबर को रक्षा मंत्रालय की ECH एडिटर जनरल ब्रांच की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें ECH में रेफरल प्रक्रिया के लिए संशोधित दिशा निर्देशों स्पष्टीकरण जारी किए गए थे। इसमें रेफरल सिस्टम को लेकर कहा गया था कि पहले एक रेफरल 1 महीने के लिए वैध होता था और प्रत्येक रेफरल के साथ आप 1 महीने में एक अस्पताल में एक ही स्पेशलिस्ट से 3 बार या एक समय में 3 अलग अलग स्पेशलिस्टों को कंसल्ट कर सकते थे। जिसके बाद इस रेफरल सिस्टम को संशोधित करते हुए इसे 1 महीने के बजाय 3 महीने के लिए वैध कर दिया। वहीं पहले उपयुक्त रेफरल के साथ एक मरीज एक ही अस्पताल में किसी स्पेशलिस्ट के अधिकतम 6 बार कंसल्ट कर सकता है। जैसे यदि किसी मरीज को हृदय रोग किसी के पास रेफर किया जाता है, तो मरीज एक अस्पताल चुनता है और हृदय रोग किसी से परामर्श करता है, तो वो उसी डॉक्टर या उसी विशेषता वाले किसी अन्य डॉक्टर को उसी अस्पताल में 6 बार दिखा सकता है। साथ ही यदि आपको जिस प्राइमरी स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया गया है वह आपके किसी अन्य स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता है, तो आप प्राइमरी स्पेशलिस्ट सहित 3 ऐसे स्पेशलिस्टों को दिखा सकेंगे। जैसे कि यदि पॉलीक्लिनिक आपको हृदय रोग किसी को रेफर करता है और वह आपको नेफ्रोलॉजिस्ट और पेल्मोनोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करता है, तो यह एक ही अस्पताल में 3 कंसल्ट के बराबर है। रोगी के पास 3 और कंसल्टेशन बचे हैं।
जिनका उपयोग वह 3 महीनों में कभी भी कर सकता है। वहीं कैंसर, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आदि, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य अध्ययनों के लिए रेफरल पहले की तरह 180 दिनों के लिए वैध है, यानी कि 6 महीने के लिए। तो पत्र में 70 साल और उससे अधिक की उम्र वाले लाभार्थियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए आयु सीमा 75 साल थी, जिसके तहत 70 वर्ष के अधिक आयु वाले पुरुष सैनिक से रेफरल के बिना ECH के तहत इन प्राइवेट अस्पतालों में स्पेशलिस्टों से सीधे OPD कंसल्ट ले सकेंगे। यदि इमरजेंसी में किसी टेस्ट या प्रोसीजर की सलाह दी जाती है तो बिना किसी अनुमति के टेस्ट प्रोसीजर कराए जा सकेंगे। हालांकि नॉन इमरजेंसी हालत में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेनी होगी, लेकिन यह केवल तभी आवश्यक है जब कोई गैर सूचीबद्ध टेस्ट या प्रोसीजर की सलाह दी जाती है। सूचीबद्ध प्रोसीजर के लिए किसी भी रेफरल की आवश्यकता नहीं है। तो ये चेंज कर दिया गया है और ये सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, ये गूगल की न्यूज़ है और 2014 से पहले भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 55वें नंबर पर था। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से भारत की रैंकिंग लगातार गिरती रही। साल 2015 में भारत 80वें, 2016 में 97वें, 2018 में 103वें नंबर पर था। साल 2024 से जारी हुई GHI रिपोर्ट के मुताबिक भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट में भारत को भूखमरी की गंभीर समस्या वाला देश बताया गया है। अब आप खुद आंकलन तो अभी आपने करना है, ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, कुछ देश के बनल नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट है, ठीक है ना। और इस सभी देशों को 0 से लेकर 100 तक अंक दिए जाते हैं। इस अंकों के आधार पर सभी देशों में भूखमरी की स्थिति का आंकलन किया जाता है। तो आप सोच लीजिए कि भाई कहाँ 55 और कहाँ 100 मतलब 5 नंबर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जो तो आप समझो कि वो तो सरकारी मीडिया की तरह है। तो समझ लो कि भास्कर ने क्या बोला कि 9 साल में भारत पर 181% कर्ज बढ़ा। 9 साल में 181% कर्ज बढ़ा है, यानी कि 223 में भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ कर्ज। कहाँ खर्च हो रहा है ये पैसा? मतलब ये सोच लीजिए आप, देश के 14 प्रधानमंत्री जो पहले हुए हैं उन प्रधानमंत्री ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। सिर्फ कितना? 55 लाख करोड़ रुपए का। पिछले 9 साल में PM नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का कर्ज तिगुना कर दिया है। 100 लाख करोड़ रुपए में ज़्यादा कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो जाएगा। क्या ये आर्थिक क्राइसिस नहीं होगा? जब ये वापस भरा जाएगा तो उस टाइम क्या होगा? ठीक है, 10 जून को ये तो चलो कांग्रेस वाले तो बोलते रहेंगे या कोई और भी बोलता रहे, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं जो ये अखबार दे रहा है, ये तो गलत नहीं हो सकते। 155 लाख, 181% ये जो कर्ज बढ़ा है ये कोई कम नहीं है। और इसको हमारी ही औलाद को, हमारी पीढ़ी को भोगना पड़ेगा, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार हमारे द्वारा चुने हुए कुछ लोग, वो अपने घर से थोड़ी भरेंगे, ठीक है ना। तो अब समझ लो कि 2014 में देश की कुल जनसंख्या 130 करोड़ मान ली जाए, तो उस समय हर भारत पर औसत कर्जा 42,000 रुपये था। यानी कि 14 में औसत भारतीय मतलब एक आदमी के ऊपर 42,000 रुपये कर्जा था उस टाइम भी, 14 के अंदर। लेकिन अब ये 23 के अंदर आप 140 है, तो आप सोच लो कि मतलब अपने पे कितना कर्जा हो गया। आप खुद ही निकाल लो भैया, सब पढ़े लिखे हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ये ढोल पीट रहे हैं ना कि भाई हमने जो ये कर दिया, वो कर दिया, हम इस इकोनॉमी में आ गए, वो कहीं कुछ नहीं है, बस नथिंग। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक भारत में विदेशी ऋण 2024 की पहली तिमाही के 6,63,800 अमेरिकी डॉलर मिलियन से बढ़कर 2024 की दूसरी तिमाही में 6,82,300 अमेरिकी डॉलर मिलियन हो गया। जिस चीन पड़ोसी की हम बात कर रहे हैं, वो 2014 तक सिर्फ हमारे देश के अंदर 1.6 अरब डॉलर निवेश किया था उसने, लेकिन अगले 3 सालों में ये 8 अरब डॉलर होया। चीन के घोषित प्रोजेक्ट और निवेश योजना को जोड़ लें तो यह आंकड़ा 26 अरब डॉलर है, ठीक।
ठीक है ना। और भारत पर कुल विदेशी कर्ज दिसंबर 2019 तक $563.9 अरब था, जो अभी 24 में तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया होगा। अब आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में स्थिति क्या है। भारत पर 2023 तक $2.70 मिलियन का कर्ज था, $270 ट्रिलियन का कर्ज था। ये हमारी जीडीपी साइज का 81% है, यानी कि 100 रुपये में से 81% हमारा, जो अगर 100 रुपये अगर जीडीपी है तो 81% मतलब 81 पैसे ऋण का है। और पाकिस्तान का है $2.34 ट्रिलियन कर्ज था। तो इसकी जो पाकिस्तान की जीडीपी है उसका 76% है, यानी कि 76 पैसे रुपये। तो हमारे से इकोनॉमी में चाहे कुछ भी कहो, यहाँ कुछ भी मीडिया चलाओ, कुछ भी चलाओ, लेकिन पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है। चीन से तनाव के बीच भारत ने वहीं के बैंक से लिया करोड़ों डॉलर का कर्ज, ये फैक्ट चेक है। अब आप सोचिए, क्या ये बीबीसी की न्यूज़ है, ये किसी एरेगरेंथुगरे की नहीं है, और 2020 की न्यूज़ है, 14 में ये सरकार बनी थी। तो अब समझो कि चीन से कर्ज लिया करोड़ों डॉलर का, तो इसका मतलब ये कि क्या बाकी देश हमारे पे विश्वास नहीं करते हैं, जो हमें चीन से लेना पड़ा। इसमें भी आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसमें भी बहुत बड़ा संदेह कुछ न कुछ निकलेगा। और ये है जो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि चीन से कर्ज लेना बहुत कुछ कह जाता हमारे को। अब साथियों, ये जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है, और ये न्यूज़ नवभारत टाइम्स की है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि 348 से घटकर महज 2 दर्जन तक सिमट सकती है केंद्र सरकार के मालिकाना हक वाली कंपनियां। बाकी सारी की सारी कहाँ जाएगी? सिविल में। बाकी जितनी भी है वो सब सिविल में चली जाएगी। ये इस रणनीति में सरकारी उपक्रम की न्यूनतम मौजूदगी होगी, मतलब सरकार की न्यूनतम होगी। यानी कि इसमें सब केंद्र के सरकार बताया कि परमाणु ऊर्जा, आंतरिक रक्षा, परिवहन, दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और दूसरे खनिज, बैंकिंग, इंश्योरेंस और वित्तीय सेवाओं को रणनीतिक क्षेत्र में रखा गया है। इन नीति में कहा गया कि इन क्षेत्रों में सरकार उपक्रम की न्यूनतम मौजूदगी होगी। न्यूनतम मतलब कि बहुत कम। अब भाई साहब आप सोच लो कि होगा क्या आखिर इस देश का। अब ये दैनिक भास्कर बोल रहा है कि भाई 300 से घटकर सिर्फ 2 दर्जन बचेंगी सरकारी कंपनियां। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो रिजर्वेशन था वो सरकार के द्वारा दिया जाता था, अब प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है, और न सरकार ने इसका कोई अभी तक कोई ऐसा अधिनियम बनाया है, कोई नियम बनाया है या कोई कानून बनाया है। तो अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, जो 49.5% आरक्षण जो प्राइवेटाइजेशन के बाद, इसका क्या हर्ष्य होगा। यानी कि उन लोगों का क्या होगा कि जिनका मतलब इनमें हक मारा गया, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों का निवेश करने जा रही है इस साल, और 23 कंपनियां, ये 19 के आसपास की बात थी। टोटल के मतलब 348 थी, तो महज 2 दर्जन कंपनियां रखी जाएगी। लेकिन इसमें 49.5% जो ये जो थे अपने, ऐसा होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब के उन युवाओं के सामने चुनौती खड़ी होगी जिन्हें सरकारी नौकरियों में अब तक 49.5% तक आरक्षण मिलता था। देश की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिटेलर कंपनी भारत पेट्रोलियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी सरकार बीपीसीएल की 53.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। तो कहने का मतलब ये 19 का मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो बहुत कुछ चली गई है। और इसका जो बैड इफ़ेक्ट यही है कि नौकरियाँ आखिर रहेगी कहाँ, जब सरकार के पास में कंपनियाँ नहीं है तो फिर वो भर्ती किस में करेगी। उनके पास में सिर्फ एक केंद्रीय बल रह गए हैं, ठीक है ना, और सेना रह गई है, बाकी उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, या उनके ऑफिस रह गए हैं। तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं,
देश का नागरिक इसको तय नहीं कर सकता, और बुद्धिजीवी अगर कोई बोलेगा तो उसके लिए जेल की सलाखें तैयार है।